एक बार हम जोरदार तालियों से हमारे केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। आप लगातार तालियां बजाएं तब तक कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच में ना आए। नीरज भावनात्मक हो रहे हैं तो बोल सही नहीं पा रहे। नर्मदे। ये बाकी लोग जो खड़े हैं भैया शांति से बैठ जाओ, मैं 40 मिनट से ज्यादा ही बोलूंगा। बैठ जाओ, कुर्सियां जो 10 तरफ हो जाओ। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिले के चुनाव प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुखराम पटेल जी, इस क्षेत्र के लंबे समय तक जिन्हें सेवा की पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती पृथ्वीराज सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय शिव पटेल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मुझे बताया कि वो मंच पर नहीं आजू बाजू कहीं हैं, सम्मानीय बालगोविंद तिवारी जी, पंडित अनिल तिवारी जी, हमारे मित्र पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय ठाकुर कृपाल सिंह जी, पंडित महेश तिवारी जी, पाटन के नगर पंचायत के तीसरी बार अध्यक्ष सम्मानीय आचार्य जगेंद्र सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश जैन जी, इस अभी जो संचालन कर रहे थे संदीप शुक्ला जी, राजकुमार पटेल तेवर, गोपाल जी दिखे तो नहीं मुझे, ठाकुर भोजराज सिंह जी कहाँ बैठे हैं? आगे भी सामने बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, रूपेश जी पटेल टिपरा, संदीप पटेल जी टिपरा, श्रीमती छाया जैन जी जिला मंत्री, गुड्डू शुक्ला जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी, ठाकुर रितेश सिंह जी, धीरज सिंह जी, अभिषेक राम जी राय जी, रणजीत राजपूत जी, किशोर सिंह जी, मंचस्थ राजेंद्र सिंह जी, मेरे मित्र दामोदर जी, ठाकुर छप्पन सिंह जी, ठाकुर सत्येंद्र सिंह जी, ठाकुर कौशलेंद्र सिंह जी, प्रदीप गोटिया जी, यशपाल जी, मनोज जी, चरबा से पधारे गुलाब सिंह जी, हमारे आदरणीय सुब्रत सिंह जी, राम सिंह जी, बिल्ला जैन जी, मिलन सोनी जी, सामने गिरन सिंह जी, चौधरी जी, देवी सिंह जी, मतलब पुराने पिछले विधानसभा के 2 विधानसभा के काफिले इकट्ठे हैं, तो बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग हैं, सबका नाम लेना मेरे लिए कठिन है। पाटन और बरगी विधानसभा गठबंधन जैसा है, तो जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और माताओं बहनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नौजवान मित्रों को नमस्कार। नाम तो कार्यकर्ता सम्मेलन का है, लेकिन है आम सभा, तो मैं दोनों प्रकार से बात करूंगा। कार्यकर्ता को भी आग्रह करूंगा तो जनता से प्रार्थना करूंगा। 17 तारीख को 100% मतदान का संकल्प अगर हम लेंगे तो जिस प्रकार से हम दशहरा को मनाते हैं, जिस प्रकार से हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं, लोकतंत्र के उत्सव में हमारी पूरी आहुति तब मानी जाएगी कि हम हर व्यक्ति को वोट करें। बुजुर्गों के लिए कई बार कठिन होता है वोट डालना। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि 80 साल से ज्यादा की आयु का कोई वृद्ध है तो उसका पोस्टल बैलेट डल सकता है घर से। 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके बाद ये अधिकार आपके हाथ में होगा कि बीएलए जाएगा, उनके सामने वोट डालेगा, बुलाकर वोट डाल सकते हैं। फिर तो ये बड़ी सुविधा है लोगों को। यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, मंच पर हो या सामने हो, हम सब ने गुंडागर्दी से वोट ना डालते हुए देखा है। वोट ना डले, आम सभा के बीच में दारू पिला के किसी को पहुंचा दो ताकि भाषण ना हो पाए। वोट कम पड़नी चाहिए, हमारी मर्जी से पड़नी चाहिए, ये लोकतंत्र को हमने देखा है। लेकिन आज लोकतंत्र सबल है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है।
अब डराकर लोगों का वोट न रोका जा सकता है न डाला जा सकता है। लालच के साथ न वोट डलेगा और न वोट डल सकता है। भ्रम फैलाने का काम भी कांग्रेस ने वर्षों तक किया। कब छुर्रू छूट जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था, और पता चला कि साहब चुनाव हार गए। ये सच्चाइयां थी लोकतंत्र की। लेकिन आज जिस प्रकार से आजादी के 75 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में विकास की धारा वही है, गरीब कल्याण का काम हुआ है, और महिला सशक्तिकरण पर जिस प्रकार से हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे जैसा आध्यात्म को मानने वाला व्यक्ति, विरासत को सम्मान देने वाला व्यक्ति, इतिहास पर गर्व करने वाला व्यक्ति ये दावे के साथ कह सकता है कि हमारी संस्कृति में हमारी मातृशक्ति को हमने सर्वोच्च स्थान पर रखा है, हमने अपने ऊपर रखा है। ये भगवती का समय है, आज षष्ठी है। जिस माता को हम पूजते हैं उस माता को हम सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। आद्य गुरु शंकर, जिन्हें हम आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, 2000 साल से ज्यादा पहले उन्हें कहा था कि मात्र सत्ता दुनिया की पैदा करने वाली सत्ता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो दुनिया का विज्ञान आज तक नहीं जान सका। लेकिन हमारा अध्यात्म कहता था कि ये जो परम सत्ता है, माता की सत्ता है, उसने ही जन्म दिया और प्रकृति का निर्माण हुआ। उसकी हम उपासना करने वाले लोग हैं, और वही क्षण आज हमारे सामने। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि हमने अपनी बहू बेटियों को पर्दे के पीछे ढकेल दिया, चार दीवारी के भीतर बंद कर दिया। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये गुलाम भारत का अभिशाप था, जिसके कारण हमने अपनी बहू बेटियों को पर्दे के पीछे किया। लेकिन हमने वो बाद में परंपरा मान ली, वो हमारी गलत आदत का हिस्सा बन गया। लेकिन हमें पलट कर देखना चाहिए अपने इतिहासों को। आद्य गुरु शंकराचार्य एक सन्यासी होने के बाद अपने माता को दिए हुए वचन के मुताबिक लौट कर जाते हैं और अग्नि संस्कार करके फिर से पूरे दूसरी बार भारत के भ्रमण को निकल जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि मात्र सत्ता आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, जिस भी स्वरूप में है वो माँ है, वो जन्म देने वाली माँ है। उसे कमतर आंकने की गलती मत करिए। इतिहास के बहुत पीछे जाना नहीं चाहते तो अभी 500वीं जयंती है रानी दुर्गावती की। हम सारे लोग उसी गौड़माना के हिस्से हैं जहां पर रानी दुर्गावती का राज हुआ करता था। कहते हैं कि अकबर महान सम्राट था, लेकिन उस अकबर से टकराने का मादा किसी ने रखा तो आज से 450 पौने 500 साल पहले, क्योंकि जब उन्हें युद्ध लड़ा था तब उनकी उम्र कुल 32 साल थी। 500 साल पहले वो रानी दुर्गावती पैदा हुई और इसी क्षेत्र पर राज्य भी किया, और सबसे ताकतवर सत्ता से टकराकर भी बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। ये हमारा प्यार और पीछे नहीं पड़ पाते तो 150 पौने 200 साल पहले 1857 और 58 में रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई का नाम आपके पास में है। उम्र कितनी थी? 26 साल से 32 साल के बीच की थी। जिस उम्र को आज आप मानते हो कि ये ऐसी उम्र नहीं है, उस उम्र की मात्र शक्ति ने हमको दिशा दी, अपना बलिदान दिया, लेकिन अंग्रेजी सत्ता के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इसलिए मैं विनती करता हूं कि हमारी कल्याण की योजनाएं किसी का लालच नहीं है। ये बार बार हम किसी को एहसान बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम वो दिन अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जब मातृ शक्ति हमारी बराबरी पर नहीं, अपने सर्वोच्च स्थान पर हो। हमारी कोशिश वो है। ये तो सीढ़ियां है। आप मोदी सरकार के कामकाज को देखिए। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्वास्थ्य विभाग की शौचालय की योजना को लेकर आए। क्यों? उन्होंने तब कहा था देश की आजादी के 75 वर्ष जब होंगे तब भारत कैसा होगा। उसी समय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। उन्होंने कहा महात्मा गांधी को स्वच्छता पसंद है, क्या स्वच्छ भारत हम महात्मा गांधी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री ने बात कही थी तो देश के विरोधियों ने कहा था अभी तो 2019 का चुनाव है और ये 75 साल की बातें कर रहे हैं, 2022 की बातें कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दुनिया ने जो आकलन हमारे बारे में किया, दुनिया ने कहा था कि यदि भारत खुले से शौच में मुक्त 2030 तक हो जाएगा तो भारत बहुत बड़ा काम करेगा। यानी हमको जाहिल समझा गया, दुनिया ने हमको जाहिल समझा कि खुले में शौच हमारी आदत है, हम उसे सुधार नहीं सकते। लेकिन मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, अपने देश की जनता पर। आप भी जरा पलट कर देखिए कि शायद आप अपने जीवन में भरोसा कभी नहीं कर पाते, लेकिन आपके बच्चों और नातियों ने उंगली पकड़कर आपको स्वच्छता का संदेश दिया और दुनिया के अनुमान के 11 साल पहले भारत खुले से शौच में मुक्त हो गया। तब लोगों को लगा था कि हमने महान काम कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो पहली सीढ़ी है, अभी हमें और आगे जाना है। मित्रों, ये बातें बताती है कि देश में ऊर्जा है, देश में ताकत है। हम अपने उस परम गौरव की तरफ जाने के लिए तत्पर हैं। कोशिश करने वाले लोग चाहिए, कोशिश करने वाले लोगों को सक्रिय होना चाहिए। ये सबसे अहम सवाल है और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमने 2019 के पहले कभी नहीं कहा था कि हर घर जल पहुंचाएंगे। हमने उज्ज्वला योजना लागू कर दी। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों के पास में गैस कनेक्शन पहुंच गया। मैं जब पहली बार सांसद बना था, आप ही ने चुना था 1989 में, 34 साल पहले। मैं 28.5 साल का। क्या सोचकर आपने मुझे जिताया मुझे नहीं पता। मैं 34 सालों से संसद को देख रहा हूं। बहुत छोटी उम्र से लेकर बड़े बड़े लोगों के सामने बैठने का, चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। मैं फर्क देख सकता हूं, लेकिन मैं गर्व करता हूं जिस नेता को हम अपना नेता मानते थे, नारा लगाते थे, अटल जी के बारे में। आज अटल जी दुनिया में नहीं है, लेकिन पार्टी जो काम करती है वो पीढ़ियों तक याद रहता है। उसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री सड़क योजना है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो मैं दावे से कहता हूं गांव में पक्की सड़क पहुंच नहीं सकती। पीढ़ियों तक काम देना, पीढ़ियों तक याद रखे जाने वाले काम करना, ये हमारी आदत नहीं है। हम जानते हैं कि जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, भारत मजबूत नहीं हो सकता। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व के बगैर जो हमारा उगता हुआ सूरज का दिशा है, उनके संपन्न हुए बगैर, उनके भारत के साथ जुड़े बगैर भारत की ताकत नहीं बढ़ सकती। मित्रों, ये बात ध्यान रखना, उस समय हमारा कोई भी एमपी एमएलए नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। आसाम में एक एमपी था हमारा, बाकी राज्यों में हमारे एमएलए नहीं होते थे। लेकिन प्रधानमंत्री उस समय अटल जी थे। उन्होंने कहा कि जो पूर्वोत्तर का विकास बगैर भारत समृद्ध नहीं हो सकता। बाद में मोदी जी आए, उन्होंने कहा था लुक ईस्ट, अटल जी ने, मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, कुछ करना चाहिए। जो सड़कें, जो रेलवे लाइन, जो हवाई जहाज के उपक्रम आधारशिला अटल जी ने रखी थी, लोकार्पण करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, कांग्रेस नहीं कर सकती। मित्रों, जो लोग जातियों में बांटने का ठेका ले रहे हैं, पूरे समय आपस में लड़ाने वाले लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो हम पर धर्म का आरोप लगाते थे, हिंदू मुसलमान की बातें करके हम पर आरोपित करते थे, मैं उनसे पूछता हूं, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना को लेकर आए, 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिली। वो आंसू जो धुएं में माताओं बहनों के बहते थे, वो किसी जाति, धर्म, पार्टी के हों, आज वो माता बहनों के अगर आंसू पूछे तो ये मोदी का कमाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जो महिला सशक्तिकरण की बातें इतनी छोटी नहीं है। अगर शौचालय बना, हम गांव के बाहर शाम के समय क्या तस्वीर देखते थे सड़क के दोनों तरफ, क्या वो सम्मानजनक थी? ये माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आज जल जीवन मिशन का मंत्री भी हूं। 2024 तक हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचेगा। हमने किसी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा, हमने ये भी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी को, आपने हमको वोट दिया कि नहीं दिया। जरूरतमंद को वो मिला, लेकिन मेरा चश्मा कुछ और देखता है। मैं कहता हूं घर में अगर पानी पाइपलाइन से पहुंचेगा तो मातृशक्ति का समय बचेगा, सम्मान बचेगा और उसका स्वास्थ्य बचेगा। अगर घर में शौचालय है तो इज्जत भी बचेगी और स्वास्थ्य भी बचेगा। अगर गैस कनेक्शन है तो आंखों के आंसू पूछेंगे। अभी सब तक नहीं पहुंचा है, सब तक पहुंचाना है।
इसलिए वोट चाहिए। हमें वोट इसलिए चाहिए, जो हो गया तब तो हमने नहीं कहा था, लेकिन 2019 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, मृत्यु तब तक का आंकड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तब कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों, ग्रामीण परिवारों के पास नल जल से पानी था। कुल 3 करोड़ 23 लाख। आज अभी 4 साल नहीं हुए, घोषणा के 4 साल हो गए। दिसंबर 2019 में हमने काम शुरू किया था। मुझे कहते हुए गर्व है, आज से 20 दिन पहले 13 करोड़ 23 लाख परिवारों को पानी पहुंचा। देश की आजादी के 72 साल में 3.25 करोड़ लोगों के पास पाइपलाइन से पानी था। पौने 4 साल में 10 करोड़ लोगों को पानी और पहुंच गया। ये फर्क है, ये काम करने की गति, कार्यशैली, उसका अंतर है। कांग्रेस के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि भ्रष्टाचार उनका आचरण है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैंने अभी परसों कहा था, राहुल गांधी जी अपने पिता का बयान पढ़ लो, जिनने कहा था, वो प्रधानमंत्री थे देश के, राजीव गांधी जी। उन्होंने कहा था, जब मैं 1 रुपया भेजता हूं गरीब आदमी तक 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन हमें गर्व है और हमारी पार्टी पर गर्व है। हमारा प्रधानमंत्री किसान को अगर 2000 पहुंचाता है तो 2000 पहुंचते हैं। 1 रुपया किसी माई के लाल के खाता पे जिसने पहुंचाता। ये बड़ा कल्चर है, राजनीति करने का तरीका है जो बदला है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सोचने का नजरिया भी बदलना चाहिए। आज पूरी दुनिया हमारे नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, अब एक चिट्ठी आपने पढ़ी होगी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भेजी है सबको। उसमें उन्होंने कहा है कि जो तेज गति के साथ काम करने वाला व्यक्ति हो, उसने मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की है। ये हमारा संबल है कि 18 साल के कामकाज को देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मोहर लगाकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय का बड़ा अस्त्र होगा मध्य प्रदेश में। ये दावे के साथ में कहता हूं, तो ये चीजें में तय कर ली होंगी कि विकास के बारे में हम सोचते क्या है। गरीब कल्याण की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आने वाले 25 साल में आने वाली इस समाज जीवन को हम क्या बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। राजनीति करने का धर्म यही कहता है कि मेरे बच्चों का जीवन मुझसे अच्छा हो, लेकिन देने के लिए आधार तो चाहिए। पानी कहां से लाओगे, खेती कहां से लाओगे, ये उत्पादन क्या काम कर पाएगा। आने वाले 20 साल के बाद आपकी जरूरतें दुगनी होगी। आप आजादी के समय 42 करोड़ थे, आज 142 करोड़ हैं। जब 42 करोड़ थे तब दुनिया की आबादी के आप 18% थे और पीने का पानी कुल 5% मीठा पानी आपके पास था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1950 का सर्वे है भारत सरकार का। लेकिन पूरे 50 सालों में जब तक कांग्रेस रही, कभी इस पर विचार नहीं हुआ। अगर किसी ने चिंता की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। उन्होंने कहा था, नदियों को जोड़े बगैर खेतों और आने वाली पीढ़ी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। फिर 10 साल कांग्रेस की सरकार आई, कभी कोई चर्चा नहीं हुई। मोदी आए, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कैन बेतवा को जोड़ने का अभियान शुरू हो गया। ये है भारतीय जनता पार्टी। और 5 जगह पर हमने कहा था बजट में, 5 जगह पर कि अगर वो तैयार हो जाए राज्य तो 90% राशि भारत सरकार देगी। लेकिन राज्य तैयार नहीं हुआ। सरकार की अहमियत इसलिए, अगर सरकार की अहमियत आप जानना चाहते हैं तो आप देखिए धारा 370। हमारे पास लोकसभा में बहुमत था, हमने धारा 370 को खारिज कर दिया। क्या ये सच्चाई नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, वो छोटे हो या बड़े, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं? हम राजनीति में क्यों आए हैं? पहला प्रश्न अपने आप से करिए। फिर दूसरा प्रश्न करिए कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? हमारी 2 पीढ़ियां खप गई आजादी के बाद से लेकर अब तक। हम 72 साल बाद डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को नमन कर पाए। उनके बलिदान ने 2/3 समस्या जम्मू कश्मीर की दूर कर दी थी, लेकिन 1/3 बची थी। मेरा जैसा व्यक्ति जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर के उस मुद्दे को लेकर भाजपा में आया था। लेकिन मुझे देखा उस दिन मेरे लिए ऐसा लग रहा था जैसे हमें मोक्ष मिल गया है। हम संसद में मेज थपथपा रहे थे मंत्री के तौर पर और धारा 370 खत्म हो रही थी। मुझे लग रहा था कि ये मेरे जीवन का संकल्प पूरा होगा। मैं चूंकि मंत्री था, राज्यसभा का सांसद नहीं होने के बावजूद भी मैं राज्यसभा में जा सकता था, तो मैं गया। राज्यसभा में भी मैं टेबल में थाप लगा रहा था कि चलिए आज मेरी आंखों के सामने धारा 370 समाप्त हो गई।
मुझे लगता है कि ये चीजें छोटी नहीं है। 450 साल राम जन्मभूमि के संघर्ष का इतिहास है। 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया। ना हम नाम जानते, ना अपनी पीढ़ियों को जानते हैं, लेकिन संघर्ष चलता रहा और इस संघर्ष पर भरोसा हम नहीं करते। मुगल चले गए, अंग्रेज आए, लॉर्ड मैकॉले आया, हिंदुस्तान में 2 साल घूमा। 1838 में लॉर्ड ब्रिटेन की संसद में गया और उसका भाषण है, रिकॉर्डेड भाषण है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, हमने तो पढ़ लिया, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। तुमने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को थोपा है देश के भीतर, लेकिन तुमने लॉर्ड मैकाले की मंशा को नहीं समझा। हम राजनीति में बाद में आए, हमारी सरकारें बाद में आई, लेकिन हमने उसको नकारा और नई शिक्षा नीति लेकर आए। लॉर्ड मैकाले को देश की शिक्षा नीति से बाहर कर किया, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन तुमने क्या किया? लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा? लॉर्ड मैकाले ने कहा कि मैं 2 साल हिंदुस्तान में घूमा हूं, मुझे एक भी भिखारी किसी कोने में नहीं दिखा। 1000 साल के मुगलों की गुलामी में, अंग्रेजों की गुलामी के बाद एक अंग्रेज आता है 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में और 1836 से 1838 तक रहता है और लौट कर वापस अपने देश की संसद में जाके कहता है कि इस देश में आश्चर्य की बात है कि मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। और उसने दूसरी जो बात कही है वो गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गांठ बांध लेनी चाहिए। उसने कहा, जब तक इनकी सनातन की परंपरा और रूढ़ियों पर वज्रपात नहीं करोगे, आने वाली पीढ़ी को उससे दूर नहीं करोगे, इनकी समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। इनकी मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, इनकी भावनाओं को कुचला गया, इनका धर्मांतरण किया गया, इनकी इज्जत टूटी गई, लेकिन इनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। उसके पीछे इनकी धर्म की, सनातन की परंपराएं हैं। आने वाली पीढ़ी को उससे दूर करोगे तब भारत कमजोर होगा। वो उसका संसद में बयान है, लेकिन देश के लोगों को क्या बताया गया? हम जब राम जन्मभूमि की बात करते हैं, भारत की अस्मिता की बात करते हैं, भारत के वैभव की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो हम पर धर्म का आरोप लगता है। हमारी किसी भी योजना में से, मैंने कहा है, कोई मुसलमान हो, कोई कांग्रेसी हो, कोई और दूसरी पार्टी का हो, कोई किसी भी जाति का हो, हमने जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर अपनी नीतियां नहीं बनाई, क्योंकि हम मानकर चलते हैं भारत माता पर की धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। अगर वो जरूरतमंद है तो उसे मिलना चाहिए। हम किसी से परिस्थिति के खिलाफ नहीं। ये वोट का सौदा नहीं है। वोट तो हमें चाहिए, वोट हमें इसलिए चाहिए कि आदमी भी हमें बेहतर काम करने। क्या पाक अधिकृत कश्मीर हमारे पास है? हमारे नक्शे में है, लेकिन हमारे पास में नहीं है। अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। चीन ने जो जमीन हमारी कब्जाई है जवाहरलाल नेहरू के समय 1962 में, वो जमीन हमारे पास नहीं है। नक्शा भले हमारे पास हो, वो हमें वापस चाहिए। हमें दूसरों की जमीन वापस नहीं चाहिए। हमें किसी पर कब्जा नहीं करना। हमें कब्जा करके अपने आने वाली पीढ़ी को यश और गौरव नहीं दिलाना, अच्छी जिंदगी नहीं दिलाना। हम अपने संसाधनों से अपने पीढ़ी को सबसे बेहतर जीवन देने के लिए तत्पर है, संकल्पित। लेकिन हमारी जमीन को दबा कर रखेगा तो ये हमें स्वीकार नहीं है। ये बात आप मान सकते हैं। दुनिया में युद्ध चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री का गौरवमान नहीं कर सकता विपक्ष, तो कम से कम आलोचना नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, वो भी आशा भरी नजरों से भारत की तरफ देखता है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है। आज फिर से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। आज भी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ टकटकी लगाकर देखती है। भारत की तरफ उसका इशारा है कि भारत ही रास्ता निकाल सकता है। हमें गर्व होना चाहिए। भारत माता गौरवान्वित है, लेकिन चंद लोग वोटों के खातिर अपने मुंह से भारत माता का यश उन्हें स्वीकार नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। जिस सनातन के बारे में अंग्रेज कहता है क्योंकि जड़ों को खत्म करना चाहिए, ऐसी भाषा दक्षिण के एक तमिलनाडु से मुख्यमंत्री का बेटा कहता है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। और आप कहो कि आपका काम अभी बाकी नहीं है। अभी आपका काम बाकी है। अच्छे लोगों की सुस्ती ज्यादा नुकसानदेह है, ये बात आप ध्यान में रखिए। हम प्रबुद्ध लोग हैं। जो आंखों के सामने दिखता है वो तो हर आदमी को दिखता है। जो मजदूरी करता है, अपने दिन रात के काम में लगा, उसको भी जो आंख देख पाती है उतना तो देख ही लेता है, उससे छुपता नहीं। वो तो आपको भी है, उनको भी दिखता है। लेकिन जो आंख खुली आंखों से दिखे, उससे आगे जो देख पाते हैं, मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता हूं, उन्हें मैं प्रबुद्ध मानता हूं। हम 5 साल के लिए वोट मांगने की बर्बाद नहीं करते। ये लोकतंत्र का रिवाज है कि 5 साल में चुनाव होते तो हम 5 साल में जनता की अदालत में जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य 5 साल नहीं है,
हमारा लक्ष्य 25 साल है। देश की आजादी के समय भारत कैसा होगा। यहाँ मनकेड़ी के लोग हुए, आसपास के गांव से आए हुए लोग, मैं विनती करता हूं कभी शांति से बैठकर सोचना कि ये मनकेड़ी 20 साल बाद इसका स्वरूप क्या होगा। बदलता तो है, अभी सड़क निकली तो आपका पूरा स्वरूप बदल गया, क्या सच्चाई नहीं है। 20 साल बाद और भी परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन अच्छे होंगे कि खराब होंगे, ये फैसला आपके ऊपर है। नेतृत्व अगर ठीक होगा तो फैसला ठीक होगा, नेतृत्व अगर ठीक नहीं होगा तो फैसला गलत होगा, ये बात आप मान कर चलिए। और इसलिए मुझे लगता है कि कई बार हम सोचना बंद कर देते हैं, हमारी गति हम धीमी कर लेते हैं। चल तो रहा है सरकारें में, तो ये कहकर अच्छा हम शायद अच्छा काम नहीं कर रहे, हमें दिन रात सक्रिय रहना होगा। अभी ऐसा चुनाव है जिसमें दशहरा निकलेगा, दीपावली में धनतेरस से लेकर दोस्त तक किसी को समय नहीं रहना। हम त्योहार को त्योहार की तरह मनाने वाले लोग हैं, मनाना भी चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी को त्योहार का महत्व पता होना चाहिए। हम दशहरा मनाएं क्योंकि वो अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसे मनाना चाहिए। मेरे आराध्य प्रभु शिवासी जी मुझसे कहते थे, दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता, दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता, शक्ति बनना पड़ता है। ये शक्ति क्या है? सरल भाषा में मैं कहूं, अगर शक्ति आपके पास है तो किसी से डरो मत। शक्ति अगर आपके पास है तो किसी को डराओ मत, लेकिन डर कहीं हो तो खत्म करने का काम करो, तब जाकर कहते हैं कि शक्तिवान आप है, शक्ति आपको मिलकर मिलती है। एक ऐसा समाज जहां पर एक सामान्य आदमी, सरल आदमी, निष्प्रय आदमी, जिसको कोई लेना नहीं देना नहीं, वो अपने जीवन में मस्त है, भक्ति करने वाला भक्ति में मस्त है, उसको भरोसा होना चाहिए कोई मुझे आकर डरा नहीं सकता, मुझे आकर कोई लूट नहीं सकता, कोई बिचौलिया आकर मेरे साथ में मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। ये गारंटी सरकारें देती है और सरकार को देना चाहिए। हम ऐसी ही सरकार चाहते हैं। हम राम राज्य की जब बातें करते हैं तो हम इसी आधार पर करते हैं कि हमें किसी प्रकार का दुख और कष्ट समाज के बीच ना हो, ऐसी व्यवस्था हम कायम करें। और ये तभी ये जरूरी है कि हम जरूरतमंद को बिना मांगे दें, और ये काम मोदी सरकार ने किया है। शिवराज जी की सरकार ने तो और भी बड़ा काम मातृ शक्ति के लिए किया। बच्ची पैदा हो, प्राइमरी पढ़े, मिडिल पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, उसके बाद कॉलेज में पढ़े, रिसर्च करे, वो माँ बाप का बोझ नहीं है, सरकार उसकी गारंटी ले रही है। ये बड़ा कदम है, छोटा कदम नहीं है। हम गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं बताएं, ये कार्यकर्ता सब जानता है, लेकिन मुझे एक विनती करनी है। अभी 30 दिन बचे हैं, 10 दिन त्योहार के निकाल दो, 20 दिन भी अगर बचते हैं, एक आदमी अगर 5 परिवार दिन रात अपने ही काम करो, दूसरा काम ना करो, दिन में एक बार अगर 5 परिवारों से संपर्क हो, अगर एक वोट भी बढ़ती है एक परिवार में, तो मैं दावे से कहता हूं एक आदमी 100 वोटें बढ़ाने का सामर्थ्य रखता है, वो कार्यकर्ता हो या समर्थक। मैं अंत में एक कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। मित्रों, ये मानव स्वभाव है, उसमें कई बार ऊंची नीच आती है। एक सुंदर सा दृष्टांत महाभारत है। आचार्य द्रोण ने पांडवों को भी शिक्षा दी और कौरवों को भी शिक्षा दी। जब उनकी शस्त्र शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने अंतिम परीक्षा दी और उन्होंने कहा कि जो मेरे पास है वो तो राज सत्ता का दिया हुआ, लेकिन जो संपत्ति मेरे पास है मैं चाहता हूं कि तुमको कुछ दिन के लिए उधार दे दूं। उस समय 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, लेकिन मेरी शर्त है जो मैं दूंगा तुम्हें उसे वापस करना पड़ेगा। तैयार हो? तो सबने बड़े उत्साह से कहा कि हाँ गुरुदेव तैयार। एक आदमी चुप रहा, वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। आचार्य द्रोण ने कहा कि क्या धर्मराज तुम संपत्ति वापस करने के लिए तैयार नहीं? उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये तो असंभव है इस जन्म में कि मैं गुरु का धन लूं और वापस ना करूं, ये मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो बोले तुमने हाथ नहीं उठाया, कुछ बोला नहीं? बोले गुरुदेव कुछ सोच रहा। बोले धन वापस करने में कोई समस्या तो इस जन्म में है नहीं। मेरा धर्म भी ये कहता है कि गुरु का कोई दान दी हुई वस्तु अपने पास रखना पाप है, लेकिन मैं ये सोच रहा था जिस मन से उत्साह से मैं लूंगा उस उत्साह से मैं वापस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये मनुष्य का लालच है। राजनीति में ये सबसे बड़ा दोष है, लोभ और पद पर बने रहना। लेकिन मित्रों, सब कुछ पार्टी देती है,
दोनों तरफ की बातें सोचनी चाहिए। मैंने पार्टी को कितना दिया और पार्टी ने मुझे क्या दिया। लेकिन कबीर की वो का वाक कि जैसी कतरी ओढ़ो वैसी छोड़ के सबको जाना है। जैसे भारत माता के लिए काम करने के लिए किसी प्रकार का संशय नहीं, लेकिन ऊर्जा के बगैर वो युद्ध जीता नहीं जाता। हायर सेकेंडरी में 12वीं की परीक्षा हो तो पेपर कैसा होता है, और बीएससी फाइनल की हो तो परीक्षा कैसा होता है, और फिर एमए फाइनल एमएससी फाइनल की हो तो परीक्षा का पेपर कैसा होगा। भाई साहब, आप 4 बार सरकार बना चुके हो, 5वीं बार बनाना है। ये 12वीं का पेपर नहीं है, ये एमएससी का पेपर है। उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए जो लोग कहते हैं अरे भैया बाकी तो चल रहा है, मैं उनसे विनती करता हूं ऐसा मत कहिए। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्वस्थ थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और भारत की एकता के लिए बलिदान देने के लिए पैदल जम्मू कश्मीर गए थे। उम्र थकाती नहीं है, विचार मजबूत करता है। राजनीति के इस सत्य के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। राजनीति में सब प्रकार के लोग आते हैं। कोई धन कमाने आएगा, कोई पद के लिए आएगा, कोई यश के लिए आएगा, कोई विचार के लिए जिएगा और सेवा के लिए मर जाएगा। 3 बातें कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूं। धन कमाने आए हो, धन कमाओगे, राजनीति खत्म हो जाएगी। पद के लिए आए हो, पद मिलेगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। यश के लिए आए हो, यश मिलेगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन विचार और सेवा के लिए आए हो, शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं होगी। और इसलिए आप संकल्प लेकर जाएंगे भारत माता को सृष्टि देखने के लिए। जब तक जिएंगे, जिस हालत में रहेंगे, अपने विचार के लिए काम करते रहेंगे। ऐसा संकल्प लेकर जाइए। भगवती ऐसी सामर्थ्य आप सबको दे कि आप उस ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। नीरज जी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि जैसे आपने मेरी कम उम्र में, मेरे पास उस समय तो पार्टी ने मुझे बाहर कर दिया था, कमल भर था, उसके बाद तो पार्टी और कमल दोनों है। तो मुझे लगता है कि जैसे उस विपरीत परिस्थितियों में आपने मेरी मदद की थी, आज तो हम सामर्थ्यवान है। अपना वोट, अपना आशीर्वाद, अपना साधन और वाहन और समय आप लगाएंगे और एक यशस्वी जीत, ऐतिहासिक जीत नीरज जी को मिलेगी। इस शुभकामना के साथ आप सबका धन्यवाद। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप सभी अपने